आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था तो उसमें इनफर्टिलिटी के बारे में दिया हुआ था। तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, बांझपन जिसको कहते हैं। जब बच्चा नहीं होता है, बच्चा पैदा नहीं होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक मैं आपको अपर आइडिया दूंगा, बहुत ही इन डेप्थ तो जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या हिसाब किताब है। भाई इस समय इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोगों को है। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना कि कई बार जब शादी होती है तो अगर मान लीजिए कि लड़की के या औरत के बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, हो सकता है मर्द में कमी हो, लेकिन वो मानता ही नहीं है ना। कहते ना यहाँ पे मर्दानगी स्पर्म काउंट से देखी जाती है, तो वो मानता ही नहीं है कि नहीं, गलती तो तुम में ही है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, शादियां टूटती हैं, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं, हमारी ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें ईगो हर्ट होने की कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज है तो उसको ठीक की जा सकती है, ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो इस समय इनफर्टिलिटी इट इज वेरी वेरी कॉमन, और ये इनफर्टिलिटी जो है ना वक्त के साथ साथ काफी इंक्रीज होती जा रही है। मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है और हमारा जो रहन सहन है वो भी बहुत रिलेटेड है इससे। तो फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड प्रॉब्लम अमंग दी न्यू एज कपल्स, बड़े बड़े लोगों को होती है। आपको सामने लगेगा अरे क्या बात है यार, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती इन कपल्स में, लेकिन होती है। तो सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी होती क्या है। देखिए, इनफर्टिलिटी इज अ डिजीज ऑफ द मेल और फीमेल। तो ये एक मेल और फीमेल की बीमारी है। किसकी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्शन, हमारे जिंदगी में 4 आश्रमों में से एक ये है कि आपको बच्चे पैदा करने हैं, अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है ना। नेचर ने हमको इस तरीके से बनाया है कि आपको रिप्रोड्यूस करना ही है। तो एक लक्ष्य इंसान का ये भी होता है। नेचर ने इस तरीके से औरत और आदमी को डिजाइन किया है। औरत की बायोलॉजी बिल्कुल अलग है, आदमी की बायोलॉजी बिल्कुल अलग है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जो खेती होती है, हर चीज की खेती होती है, रिप्रोडक्शन होता है। इंसानों की जो खेती होती है वो गर्भ के अंदर, औरतों के गर्भ के अंदर होती है। तो ये इट इज गिफ्ट ऑफ नेचर, और नेचर हर चीज को, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का उसका अपना ही तरीका है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब बेसिकली अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, ठीक है, इफ यू आर नॉट प्रेग्नेंट इनफ, इफ यू आर नॉट फर्टाइल इनफ टू गेट प्रेग्नेंट, तो फिर वहां पे दिक्कत होती है। अब ये 12 महीने का हिसाब किताब रहता है। जैसे मान लीजिए कि यू आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो रही हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, यू आर गेटिंग फिजिकल विथ योर पार्टनर, और अगर वो 1 साल तक लगातार चल रहा है या उससे ज्यादा, और उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम। आमतौर पे 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है बच्चा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो यू माइट हैव इनफर्टिलिटी। आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। बहुत लोग लगता है शर्मिंदगी की वजह से नहीं जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए और जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कराइए। अब इस समय करोड़ों लोगों को, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इसने इफेक्ट किया है। बहुत लोग तो रिपोर्ट करते हैं, ये जो भी मैं आपको आंकड़ा बताने वाला हूं आगे, ये रिपोर्टेड है, लेकिन बहुत लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसका तो हम काउंट ही नहीं लेते। गांव में काफी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करते, उनको तो कहते ना ईगो पे बात लग जाती है। तो एस्टिमेट ये बताते हैं कि 48 मिलियन कपल्स जो हैं उनको इनफर्टिलिटी है, 5 करोड़ के आसपास, और 186 मिलियन, लगभग ये कितना हो गया, 100 मिलियन इसको इंटू 10 करोड़, तो समझिए 20 करोड़ के आसपास यहां पे इंडिविजुअल्स लिव विथ इनफर्टिलिटी ग्लोबली। तो ये हिसाब किताब रहा है, आप समझ रहे हैं। यानी कि 20 करोड़ लोगों को जो रिकॉर्डेड है दे आर इनफर्टाइल, प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेल और फीमेल में प्रॉब्लम अलग अलग होती हैं। हार्मोनल इंबैलेंस, और आपका रहन सहन कैसा, आपका खान पान कैसा है, एज हो गई है। आमतौर पे आपको बता दूं कि जो औरत की फर्टिलिटी है वो 35 साल के बाद डिक्लाइन होती है। औरत मोस्ट फर्टाइल
जो है वो 17-18 साल से लेकर 35 साल तक रहेगी। इसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर जब मीनोपॉज, मतलब जब आप के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती हैं, तो यू आर नॉट फर्टाइल। तो आमतौर पे ये 48 या 50 साल की एज में होता है, 48 साल की एज में होता है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव एज मानी गई है वो 16 से 48 साल तक है औरतों की। तो 45 साल के बाद औरतों की फर्टिलिटी रेट गिरने लगती है। अच्छा, मर्दों की फर्टिलिटी का क्या हिसाब किताब है? मर्दों की फर्टिलिटी 40 से 45 साल की उम्र के बाद गिरने लगती है। 30 साल की उम्र के ऊपर अगर आपकी 30 साल एज हो रही है तो फर्टिलिटी ऐसा गिरते नहीं है, लेकिन हां 30 साल तक यू आर मोस्ट फर्टाइल। आपने अक्सर देखा होगा कि ये बोला जाता है कि 30 साल के बाद बच्चा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत ही थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज 40 साल की उम्र में आदमियों को बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी। एक और चीज बताना चाहूंगा भाई, लेक्चर को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जितना आप लाइक करोगे यूट्यूब उतना ज्यादा रिकमेंड करता है। आप इतना भी नहीं कर सकते, आधे से ज्यादा जनता सब्सक्राइब ही नहीं करती, लेक्चर देख के चली जाती है। इतना बढ़िया फ्री कंटेंट है। और यूपीएससी के कोर्स के भी चलो लगे हाथ तो प्रमोशन कर देता हूं भाई। 1, 2, 3 साल का हमारा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, अभी इसी वक्त ऐप डाउनलोड करो और कॉल करो। सब कुछ लाइव होने वाला है, सारी क्लासेस लाइव होने वाली हैं। आपको पता है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब हम जितनी भी क्लासेस लेंगे, जो भी फैकल्टीज क्लासेस लेंगे, क्योंकि अब प्रीलिम्स आने वाला है, जून में प्रीलिम्स है, तो पूरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास, सवालों को कैसे हल किया जाता है, मेंस को कैसे हल किया जाता है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हम वापस लेक्चर पे आते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फीमेल और मेल्स में हो सकती हैं। तो अब इसमें कुछ अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी होती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि वो नपुंसक था, उसके 3 बच्चे। देखिए अभी हम इसको समझ रहे हैं, अभी हमने पूरी तरीके से अभी इंसान के शरीर को समझा ही नहीं है। अभी आपने देखा ना कि जो नोबेल प्राइज मिला सेंसर्स को मिला, तो अभी जो इंसानी बॉडी में होते हैं, तो आप समझिए कि अभी भी हम अपनी बॉडी को समझ रहे हैं। कई बार ये समझ ही नहीं आता है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन उसके बावजूद बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो इसको अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी कहते हैं। जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है इसका इलाज है, ठीक है। एस्टिमेटेड 1 in 10 वुमेन, हर 10 में से एक औरत जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप विल सफर फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी। तो हर 10 में से एक औरत इनफर्टिलिटी से सफर करती है। अब आप ये आंकड़ा देख सकते हैं 10 to 15%, यानी कि हर 100 में से 15 कपल जो है वो बांझपन से गुजरता है। 27.5 बिलियन, लगभग 3 करोड़ कपल्स जो हैं दे ऑल्सो सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी, मतलब 27 करोड़ हो गया ये, मतलब 2.7 करोड़ के आसपास। 40 to 50% एट्रीब्यूट्स टू फीमेल फैक्टर्स। अब वही चीज है कि इसमें 40 से 50%, इनफैक्ट ज्यादा, ये बिल्कुल सही बात है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी फीमेल्स में ही होती है, लेकिन मर्दों में भी 30 से 40% पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर इनफर्टिलिटी की बात करें तो फीमेल में थोड़ी संभावना ज्यादा रहती है कि हो सकता है फीमेल में प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। भाई हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पूरा अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता है। आप समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। तो 30 to 40% एट्रीब्यूट्स टू मेल फैक्टर्स। आगे देखते हैं। अब एस्टिमेट परसेंटेज ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर गया है। 1984 तक ये सिर्फ और सिर्फ 5.4% था, 1992 में 8.5%। अब जैसे 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी खोली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जैसे ही हम ग्लोबल हुए ये प्रॉब्लम्स आ गई। अब क्या हमको ग्लोबल नहीं होना था? बिल्कुल होना था। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बताया ना कि ये लाइफस्टाइल से भी अफेक्टेड है। देन 15.7% 2019 में, ठीक है, 2019 में। अब रीजंस की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग यही पूछ रहे हो सर रीजन बताओ। देखिए मेल्स में अगर बात करें, इसमें तो चलिए अच्छा पहले हम इसको ही देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो लेट एज ऑफ मैरिज, फिर अभी हम हार्मोन्स पे भी आएंगे। लेट एज ऑफ मैरिज ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मैंने बताया कि 30 साल के बाद फर्टिलिटी थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। अब औरतों का क्या है ना कि अब वो बहुत देर में शादी कर रही है, बहुत सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। औरतें अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, जितना ज्यादा औरतें पढ़ेंगी उतना ज्यादा लेट शादी करेंगी, और ये बहुत ही अच्छा है हमारे समाज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मर्द भी, अब बहुत जो आदमी है वो भी काफी लेट शादी कर रहे हैं दोस्तों। मेरी कुछ शादी नहीं हुई अभी तक, मैं 28 साल का हो गया हूं। तो लेट एज ऑफ मैरिज भी इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। डिलेइंग प्रेगनेंसी प्लानिंग,
कई बार होता है कि जैसे 25 साल में शादी हुई, 25 साल में शादी हुई तो कपल्स बोलते हैं कि 6 साल घूमेंगे मस्त और उसके बाद प्रेगनेंसी करेंगे, है ना। प्रेगनेंसी प्लानिंग में भी गड़बड़ी हो जाती है। या किसी के 28 साल में शादी हुई और वो फर्टाइल है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं 4 साल बाद पहले अपनी जिंदगी जिएंगे, तो उसमें फिर बच्चा नहीं होता है। देन वही करियर के ऊपर फोकस, भाई लगता है कि अपने आप को तो हम संभाल नहीं पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। हम दूसरों को कहां संभालेंगे भाई। भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, आपको पता है ना, 2.1 है, 2.1 TFR रिप्लेसमेंट रेट गिरता जा रहा है। खुशखबरी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम होगी। हालांकि ये अब उस हिसाब से तो खुशखबरी नहीं है भाई। भारत की पॉपुलेशन 2060 तक सबसे ज्यादा 160 करोड़ हो जाएगी और इसके बाद गिरना शुरू होगी। 2100 तक भारत की पॉपुलेशन 100 से 110 करोड़ के बीच में रहेगी। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारा गिरता जा रहा है, ठीक है। तो अब फोकस टुवर्ड्स करियर, यही चीज चाइना में हुई है। सेम चीज, चाइना ने 2 चाइल्ड या 3 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गए वो, लेकिन तब भी कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। उनको पता है कि आज के जमाने में भाई इतनी महंगाई है, हम जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते, सिरदर्दी है ये। देन कपल्स आर ऑल्सो वर्किंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स एंड एबल टू स्पेंड टाइम टुगेदर। अब सिंपल सी बात है भाई, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, पहले के जमाने में नहीं था ऐसे 2 फूल मिल गए बस हो गया लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए कोई एक IAS है और कोई PCS है, तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग, तो हो सकता है वो साल में 3 ही 4 बार मिले, बाकी तो फोन पे बात। तो कई बार जॉब ऐसी रहती है, अब तो सब जॉब ओरिएंटेड है, कोई एक बैंगलोर में काम कर रहा है, एक दिल्ली में काम कर रहा है, तो इस वजह से भी दिक्कतें होती हैं। रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी राइज, ये तो दोस्तों अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। देखिए अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यस, आपके स्पेशली मैं उनकी मर्दों की बात कर रहा हूं, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये अनहेल्दी ईटिंग हैबिट जो है ना आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। कुछ ऐसे खान पान होते हैं जिससे आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है, और कुछ ऐसे खाने भी होते हैं जिससे आपका स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा बढ़ता है। आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये सीधा सीधा इफेक्ट करता है, ठीक है। देन स्ट्रेस भी एक बहुत दिक्कत है, ट्रोमैटिक डिस्ट्रेस, PCOD, PCOS बड़ा दिक्कत। ओल्डर कपल वही कि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं वैसे। देन स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल, मेडिकल रीजन और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से भी आपकी फर्टिलिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। स्मोकिंग और अल्कोहल को तो पूरी तरीके से क्विट कर दीजिए। ऐसा लगता है बहुत लोगों को भ्रम है कि भाई अल्कोहल होने से बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा जाओ, और ये बहुत बड़ा ये एक मिथ है। अल्कोहल से बहुत दिक्कत हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक भी हो सकता है। यस, आप देखिएगा, पढ़िएगा। हालांकि मैंने अल्कोहल पे पूरा का पूरा लेक्चर लिया, सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उसके बाद फिर अगर देखिए मेल्स में बात करें तो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, मैं देख लेता हूं कि आगे है कि नहीं। अगर हार्मोन्स के बारे में नहीं समझाया गया है, हाँ ये समझाया गया, तो मैं यहां पे ही आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, एक तो होती है प्राइमरी मतलब जब इनफर्टिलिटी रहेगी, बड़ा मुश्किल है कि आप लगातार 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं और आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दूसरा सेकेंडरी, एक बार आप पेरेंट बन गए, एक बार आप माँ बाप बन गए, लेकिन दूसरी बार बच्चा कंसीव ही नहीं हो रहा है, तो ये होती है सेकेंडरी। प्राइमरी को ठीक करने में थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आता है, टाइम भी लगता है। सेकेंडरी ठीक हो जाती है। सेकेंडरी के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, हालांकि रीजन तो सेम ही है। अच्छा, रिस्क फैक्टर देखिए, पहले मेल्स में लिखा है कि नहीं, पहले मेल्स में देखते हैं। देखिए रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे, देखिए स्पर्म से ही 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, है ना, यानी कि टोटल 46 आखिरी के 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्म मतलब XX और XY आपने सुना होगा, ठीक है। XX मेल में, XY फीमेल में, जो कि डिसाइड करता है कि लड़का होगा लड़की। यानी हम इतना बायोलॉजी में नहीं जाते हैं, हम बस बेसिक समझते हैं कि स्पर्म की वजह से ही बच्चा पैदा होता है। तो अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, वो आप चेक करवा सकते हो, वैसे चेक करवाते रहना चाहिए। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपका स्पर्म मूवमेंट नहीं हो रहा है सही से, तो आपको बच्चे, क्योंकि ऐसे जिगजैग विगल करके जाता है ना स्पर्म, तो मूवमेंट अगर सही नहीं है तो भी, भाई आपको पता है ना कि जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है, वो लाखों अरबों स्पर्म्स होते हैं, लेकिन पहुंचते खाली एक ही 2 हैं, फैलोपियन ट्यूब तक। क्यों? जब स्पर्म जाता है तो यूटेरस से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, लेकिन जैसे ही वो फीमेल बॉडी में एंटर करेगा, फीमेल की जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है
इम्यून सिस्टम क्या करता है कि वो देखेगा कि अगर मान लो कुछ भी बाहर से कुछ आ रहा है तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो औरतों का जो इम्यून सिस्टम है ना, एंटीबॉडीज है, वो अटैक करते हैं स्पर्म्स पे कि ये तो आया है होस्ट। तो इसीलिए खाली वो आखिरी में 2 ही 3 बचते हैं जो कि अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर स्पर्म का मूवमेंट सही नहीं होगा, ठीक है, और स्पर्म का प्रोडक्शन, यस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म भी अगर सही नहीं होगा, ठीक है, जो कि आगे आपके टेस्टिस पे डिपेंड करेगा, तो फिर आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। स्क्रॉटम, ठीक है, वेट्रोसील जिसको बोला जाता है कि अगर स्क्रॉटम की नसें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, दिक्कत, अगर इंजरी हो गई स्क्रॉटम और पेनिस में तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। कई बार ऐसा क्रिकेट खेलने में नहीं, बॉल लग जाती है मेन पॉइंट पर, अरे यार लेके भैया, ऐसे इंजरी से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बच के रहें। एक क्या हुआ था कि मैं तो हॉस्टल में रहा नहीं, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने दोस्त हॉस्टल में थे, तो मैं कभी कभी चला जाता था। तो वहां पे पता नहीं क्या था कि जो लड़के हैं ना वो इतने पागल होते हैं कि मतलब उनको टॉर्चर करने में मजा आता है, मस्ती मस्ती में। तो कहीं मतलब गिरा गिरा के और गलत गलत जगह मार रहे हैं, तो फिर उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। ये इसको थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दें। देन अगर बहुत ज्यादा हाई हीट एक्सपोजर, जैसे मान लीजिए कि जो लोग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं जहां पे वेरी हाई टेम्परेचर भी आपके स्क्रॉटम, आपके टेस्टिस को इफेक्ट करता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर से थोड़ा सा बचें। कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को बहुत ही कॉम्पैक्ट कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने जो प्राइवेट पार्ट है, अपने टेस्टिस को बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट करते हैं और बहुत ही, एक तो उसको लगातार साफ करते रहना चाहिए, ठीक है, गंदगी हो गई, कॉम्पैक्ट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों का बोलना है कि सर क्या अंडरवियर, जैसे एक ये भी डिबेटर है कि अंडरवियर पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए। देखिए अंडरवियर पहनने का भी कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहननी है नहीं पहननी है, लेकिन ऐसा कहता है ना नहीं पहनोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेडिकली प्रूवन नहीं है कुछ भी। देन देयर इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की भी वजह से, भाई जेनेटिक में ही, जैसे हमारे पूर्वज में ही या जो हमारे पुरखे हैं उन्हें में कुछ प्रॉब्लम रही है या कुछ डिसऑर्डर रही है, तो फिर वो प्रॉब्लम करता है। स्पर्म काउंट जो मैं आपको बता ही चुका हूं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ये भी बहुत बड़ा है कि भाई जब स्पर्म निकलना चाहिए उससे पहले ही स्पर्म निकल गया और बहुत ही वीक होता है वो, ठीक है, इसकी वजह से एक रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी होता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जब आपकी जो यूरेथ्रा है, मतलब जो आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो पीनस है उससे टॉयलेट भी निकल रही है और उससे स्पर्म भी निकल रहा है, वो आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन वो अपने आप, तो इससे भी थोड़ा सा रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन से भी प्रॉब्लम होती है। देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। कई बार सब कुछ सही होता है लेकिन साइकोलॉजिकली वो इतना ज्यादा डर बैठ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा पैदा जो है नहीं हो पाता है या डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे ना हो पाएगा। तो ये हिसाब किताब रहता है। बाकी जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, आपने सुना होगा। तो टेस्टोस्टेरोन में कमी आ जाए, बहुत जबरदस्त गजब का हार्मोन होता है ये, है ना, कि अगर मान लीजिए वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया एकदम जोशीला इंसान रहेगा हर चीज में। तो टेस्टोस्टेरोन में अगर कमी आ जाए तो प्रॉब्लम करता है। फीमेल फैक्टर्स की बात करें तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अब प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सब फीमेल हार्मोन्स होते हैं, तो अगर इसमें इंबैलेंस होगा, कम प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। अब एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन या हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपके जो पीरियड्स हैं, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, वो भी दिक्कत हो जाएगी। देन यूट्रीन एनोमलीज, मैंने बताया ना कि यूट्रस से सर्विक्स से होते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, जहां पे बच्चा पले बढ़ेगा, मतलब 9 महीने तक, वहां पे ये जाएगा। तो अगर वहां पे कुछ दिक्कत हो गई, ओवेरियन डिसफंक्शन, ठीक है, हमारे यहां जैसे टेस्टीज होती है हमारे पास, मर्दों के पास, उनके पास ओवेरीज होती हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे कोई डिसफंक्शन हुआ, फैलोपियन ट्यूब्स में कोई दिक्कत हुई, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो ये सारी वजह जो होती हैं ये फीमेल्स की होती हैं। अब इसको ठीक कैसे करें? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप सबसे पहले चाहिए डॉक्टर के पास। ऑलवेज मीट अ कंसल्टेंट, डॉक्टर के पास जाना बेस्ट रहेगा। नीम हकीम, खतरा जान, गुप्त रोग का इलाज करे, ये सब इनके पास बिल्कुल मत जाइएगा। आपकी सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी, मैं आपको गारंटी, मैं क्या, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपको आपकी इनफर्टिलिटी तो कभी ठीक नहीं होगी,
ऊपर से और बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी। तो कहते हैं ना कि ये बाबा बैठे रहते हैं, कोई मेडिकल कुछ नहीं, नथिंग इज प्रूवन, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाइए। ओके, आज टेक्नोलॉजी मेडिसिन के थ्रू आप अपनी फर्टिलिटी वापस पा सकते हैं। बहुत सारी मेडिकेशंस होती है, कुछ प्रॉब्लम हो तो सर्जरी भी की जाती है। यस, सर्जरी इज ऑल्सो द वे, सर्जरी से भी, वेसेक्टॉमी से भी आपको ठीक किया जा सकता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, आपके स्पर्म को, फिर ब्लड्स को, सब कुछ देखा जाता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जाता है। तो द बेस्ट थिंग इज कि आपको सबसे पहले स्टेप 1 डॉक्टर के पास जाना है और सर्जरी से, मेडिकेशन के थ्रू भी चीज सही कर दी जाती है। वरना एक और चीज आप कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल बदल दीजिए। अगर आप सिगरेट, शराब ये सब नहीं पी रहे हैं, अगर आप बहुत ही हेल्दी रहना चाह रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर योगा कर रहे हैं, वक्त पे सो रहे हैं, वक्त पे जाग रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, और मेंटली अगर आप बहुत हेल्दी हैं, तो अपने आप सही हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो ये चीज है। कई बार इसीलिए काउंसलिंग की जाती है, कई बार कपल्स की काउंसलिंग की जाती है। कुछ कपल्स को मेडिकेशन, आधा काम तो यहीं से ही हो जाता है। मैंने बताया ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत होती है भाई, सब मन से डिपेंड करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सबकॉन्शियस माइंड। तो यहीं से ही काम खत्म हो जाता है ना? नहीं होता है तो फिर यू मे रिक्वायर मेडिकेशन। सम कपल्स इंटरवेंशन, जैसे कि आईवीएफ हो गया, आईसीएसआई हो गया। देखिए, आईवीएफ की अगर बात करें, ये आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, इन विट्रो सरोगेसी आसान है। जैसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियली स्पर्म निकाल के आर्टिफिशियली वो इंसेमिनेट करेंगे औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। देन सरोगेसी, किराए की कोख। अभी एक मूवी आई थी ना बहुत बढ़िया, पंकज त्रिपाठी की बहुत बढ़िया मूवी आई थी, मैं नाम भूल गया। तो वो आप देखिएगा कि बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी की और की कोख ले ली। जैसे मान लीजिए कि फीमेल में प्रॉब्लम है, ठीक है, फीमेल में प्रॉब्लम है, तो फीमेल में प्रॉब्लम है तो किसी और को पकड़ाओ और इतने पैसे दिए, ठीक है, और जो मर्द का स्पर्म है वो आर्टिफिशियली उसमें इंसेमिनेट कर दिया, तो वहां से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये सब बहुत ही एक्सट्रीम मेजर है, जब लगता है कि भाई सॉल्व ही नहीं हो पाएगी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, से पहली चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो ये हिसाब किताब था दोस्तों, ये लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। भाई इसको जितना हो सके उतना शेयर करो। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।